नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य वन सेवा परीक्षा के पेपर 2 जो दूसरा पेपर है उसके भाग 2 में भौतिकी का सिलेबस है। उस सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो इस टॉपिक पर यदि हम बात करें तो पिछले 2016 और 2017 विगत 2 वर्षों में जो राज्य वन सेवा की परीक्षा आयोजित की गई है उसमें इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न आए हैं। कुल जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक को इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलें कि वो 4 से 5 प्रश्न जो आ रहे हैं वो पूरे के पूरे आपसे अटेम्प्ट हो जाए। इस एक छोटे से टॉपिक की हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन इंग्लिश नाम है इसका और अपवर्तन इसका हिंदी नाम है। अपवर्तन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? अपवर्तन शब्द का सामान्य अर्थ है दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। चेंज इन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी चेंज इन डायरेक्शन या दिशा में परिवर्तन? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। मगर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्यों होगा? प्रकाश जब एक माध्यम से गमन करके दूसरे माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। वही दिशा में परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। मगर माध्यम में परिवर्तन के कारण दिशा में परिवर्तन क्यों हो रहा है? जब कभी भी माध्यम चेंज हो रहा है, जब मीडियम चेंज हुआ तो उसके कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि माध्यम की सघनता प्रकाश किरण के लिए अलग अलग तरीके से वैरी करती है। जैसे प्रकाश किरण के लिए वायु की सघनता, वायु जो है प्रकाश के लिए अलग प्रकार की सघनता प्रस्तुत करती है, कांच में अलग प्रकार की सघनता होती है, पानी की बात करते हैं अलग प्रकार की सघनता होती है। तो प्रत्येक माध्यम के लिए सघनता का जो स्तर है वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये जो है उस सघनता में बदलाव जो आ रहा है उसके कारण प्रकाश की दिशा में भी बदलाव आता है। तो यही दिशा में परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। मगर दिशा में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। माध्यम में परिवर्तन। माध्यम में अपवर्तन का तात्पर्य है प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कब होता है? जब उसके माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है और यह गति में परिवर्तन ही उसकी दिशा में परिवर्तन कराता है। यह मेन कारण है। और गति में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि सघनता का सघन विरल का अंतर होता है। कोई माध्यम विरल होता है, कोई माध्यम सघन होता है प्रकाश के लिए। तो ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट था, एक सामान्य सी बात थी ये अपवर्तन को लेकर। अब हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस में मूल रूप से जो अपवर्तन जो दिया गया है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब दिया गया है। अर्थात किसी कांच के टुकड़े से, कोई कांच का टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े से अपवर्तन होता है। तो किस तरीके से होता है? तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इस प्रकार से ग्लास का हमने ऐसा स्लैब ले लिया, कांच का एक टुकड़ा ले लिया। इस कांच के टुकड़े में ये कोई एक बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई इस बिंदु पर। ये माध्यम हम लोगों का एयर है, ये माध्यम हमारा ग्लास है, ये पुनः ये जो माध्यम है वो एयर हो गया। अर्थात प्रकाश की किरण वायु से पहले कांच में प्रवेश किया और कांच से पुनः वायु में प्रवेश कर रहा है। अब हम देखते हैं ये कोई स्रोत है। इस स्रोत से जो प्रकाश की किरण बाहर आई, ये प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण ये जिस बिंदु पर टकरा रही है प्रकाश, अर्थात प्रकाश अपने स्रोत से निकलने के पश्चात इस सतह पर, अर्थात ये वायु और कांच, इन दोनों का ये इंटरफेसिंग मीडियम है जो दोनों माध्यम के बीच में अलगाव का सतह बना रहा है या दोनों माध्यम को जोड़ रहा है। हम दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य शब्द में ये इंटरफेसिंग मीडियम है जो दोनों का बीच है, दोनों माध्यम का बिल्कुल मिडिल कंडीशन है। अब इस बिंदु से प्रकाश जो वायु में गमन करते करते आई और ये वायु से गमन करने के उपरांत किस में एंटर कर गई? कांच में, अर्थात ग्लास में। तो जैसे ही वो ग्लास में जा रही है, इस माध्यम की तुलना में इस माध्यम की सघनता या विरलता में अंतर है। निश्चित है कि कांच है तो कांच की सघनता वायु की तुलना में अत्यधिक होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होकर टकरा रही है,
और इस जिस सतह पर टकराई, इस सतह के लंबवत इस बिंदु पर हमने एक छोटी सी रेखा खींच ली, जो रेखा इसके लंबवत हो, तो इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? यह रेखा अभिलंब के नाम से जाना जाता है। अभिलंब कहते हैं हम इसे। नॉर्मल लाइन है। यदि ये वायु और ये कांच का टुकड़ा ना होकर ये भी वायु ही रहता, तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल अपने उसी दिशा में ही सीधे सीधे आगे बढ़ते जाते, अर्थात बिना विचलित हुए जिस स्रोत से प्रकाश की किरण निकली, बिल्कुल सीधे सीधे अपने मूल दिशा की ओर आगे बढ़ते। मगर बीच में कांच का टुकड़ा या ग्लास स्लेब आ जाने के कारण प्रकाश की दिशा में आंशिक रूप से परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक गई। कब? जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो अर्थात ये कुछ कोण से विचलित होकर इस तरीके से ये नीचे झुक जा रही है। अब हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो कांच से प्रवाहित होते गमन करते हुए ये कांच के सतह को फिर से पार करके किसमें जाने का प्रयास कर रहा है? वायु में। तो जिस बिंदु पर जाने का प्रयास करेगा, इस पॉइंट पर हम पुनः क्या करते हैं? इस तरीके से एक अभिलंब खींच लेते हैं। यह अभिलंब जो हमने खींचा, जो स्टडी इस हिस्से के लिए किए थे कि यदि प्रकाश की किरण वायु से चल के आती और यह माध्यम भी वायु होता तो बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती। इसी अवधारणा को हम यहां पर लगाते हैं कि यदि ये कांच है और ये इधर नीचे भी पूरा कांच का ही माध्यम होता, तो ये जो प्रकाश की किरण है बिना विचलित हुए बिल्कुल इस तरीके से सीधे आगे बढ़ जाती। मगर ये सीधे आगे ना बढ़कर जिस माध्यम से वो पहले गमन कर रही थी, अर्थात वायु से कांच में गई और इस कांच से पुनः उसी वायु में जब वापस जा रही है, तो जितने अंश से, जितने कोण से ये इधर विचलित हुई है, उतना ही कोण से ये ऊपर उठते हुए इस तरीके से अपने मूल दिशा में चली जाएगी। और ये जो मूल दिशा कौन सा है? जो उसकी शुरुआती दिशा थी प्रकाश की, ये बिल्कुल शुरुआती दिशा है। कांच के टुकड़ा आने के कारण यहां से इसका पथ थोड़ा सा विचलित हुआ, विचलित होने के बाद फिर से वो उसी दिशा में जाना शुरू कर दिया। तो ये तो हमारे लिए क्या हुआ? प्रकाश का यही अपवर्तन है। तो इसमें हमने एक चीज देखा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के उपरांत उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। यही दिशा में परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। फाइनली प्रकाश वायु में आने के बाद अपनी उसी दिशा में, अपने उसी मूल दिशा में जा रही है जिस दिशा में उसको पहले जाना था। मगर मूल दिशा और अभी जो नई दिशा है निर्गत किरण की दिशा, इनके मध्य एक दूरी होती है। इस दूरी को d हम पार्श्व विस्थापन के नाम से जानते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। अब देखें, सभी किरण का नामकरण हम देख लेते हैं। ये आपतित किरण है, ये जो रेखा है ये अभिलंब है, जो किरण कांच के अंदर में गई वो अपवर्तित किरण हुई, अपवर्तित किरण। और ये जो किरण है जो बाहर निकल रही है ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है इमर्जेंट रे है। अब देखिए, ये तीनों किरण तीन विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण करते हैं। तीन विभिन्न प्रकार का कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो आपतन कोण कहलाता है। ये देखिए, आपतित किरण है, अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है वो आपतन कोण है। यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन कोण कहलाता है। और यह निर्गत किरण है, यह अभिलंब के साथ जितना कोण बनाता है ये निर्गत कोण कहलाता है। ये तीन प्रकार के हमारे पास कोण हुए। आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण अपवर्तन कोण, और निर्गत किरण का अभिलंब के साथ कोण ये जो है निर्गत कोण कहलाता है। इस प्रकार से हमने ये जो ग्लास के स्लेब में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को देखा, और प्रकाश की दिशा में दो बार परिवर्तन हो रहा है क्योंकि माध्यम में दो बार बदलाव हुआ। पहले माध्यम में बदलाव हो रहा है जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, और दूसरे बार माध्यम में बदलाव हो रहा है जब प्रकाश की किरण कांच से पुनः वायु में प्रवेश कर रही है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टडी करते जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई कि दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है किस तरीके से होता है दिशा में परिवर्तन। तो जब दिशा में परिवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश की किरण
भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अर्थात कोई एक माध्यम सघन माध्यम होगा और कोई दूसरा माध्यम विरल माध्यम होगा। तो माध्यम के सघनता या विरलता में जो अंतर आ रहा है उसके कारण दिशा में भी परिवर्तन हुआ। मगर कब माध्यम पहले की तुलना में, जैसे वायु से कांच में गया तो ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम। मान लेते हैं कि पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो प्रकाश की दिशा में किस रूप में परिवर्तन होगा? और यदि पहला माध्यम हमने इसको लिया, इसे हमने दूसरा माध्यम लिया, पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल है, तो प्रकाश की दिशा में कैसे परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन को इस ग्लास स्लैब से हम देखते हैं। तो हम क्या पाते हैं इसमें कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला नियम है, जब वो विरल से सघन की ओर जाती है तो उस स्थिति में विरल से सघन माध्यम की ओर में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। लेकिन दूसरा जो बात है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो जस्ट ये अपोजिट है, ये अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर चले जाती है प्रकाश की किरण। देखिए दो बातें हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आई तो अपने मूल दिशा में ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई, और जब वो सघन से विरल में जा रही है तो फिर अपने मूल दिशा में न जाकर अभिलंब से वो दूर चले जाती है। पहले जितना वो अभिलंब की ओर झुकी उतना ही वो अभिलंब से दूर चली गई, अर्थात इन दोनों माध्यम के सघनता बिल्कुल बराबर है। यदि पहला माध्यम और प्रकाश सघन माध्यम से निकल के फिर से उसी विरल माध्यम में आ रहा है, यदि इस माध्यम और इस माध्यम दोनों माध्यम की सघनता एक होगी तो जितना इस तरफ कोण में, इस माध्यम में कोण में जितना झुकाव आएगा, जितना विचलन होगा, उतना ही विपरीत विचलन पुनः अपने मूल माध्यम में आने पर होगा, अर्थात इस कोण और इस कोण का मान हमेशा बराबर होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण नियम थे कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत पूरे के पूरे अपवर्तन चैप्टर को डिफाइन करता है, या पूरा का पूरा जो रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है और इसके प्रत्येक प्रश्न है वो पूरे के पूरे प्रश्न इन्हीं दो सिद्धांत के ऊपर ही आधारित रहते हैं। चाहे हम न्यूमेरिकल की बात करें, चाहे अपवर्तनांक से संबंधित बात करें, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, लेंस की बात करें, नेत्र की बात करें, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं वो मूल रूप से इन दो सिद्धांत के ऊपर ही पूरा का पूरा अपवर्तन डिपेंड करता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आता है, अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? पहला रूल कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों रेखा एक ही बिंदु एवं एक ही समतल पर स्थित होते हैं। पहला नियम हुआ। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु व समतल पर स्थित होते हैं। यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण है, निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण निर्गत कोण है। तो आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर होता है। यह दूसरा बिंदु हुआ। और तीसरा जो बिंदु है, तीसरे बिंदु को हम सामान्यतः स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के रूप में जानते हैं। तो जो थर्ड रूल है वो ये कहता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है? नियत होता है। इस तरीके से तो ये जो नियतांक है ये तीन हमारे नियम हुए। जो तीसरा जो बिंदु है साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हमने नियत बोला, उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, एक विशेष नियम के रूप में उसे पढ़ा जाता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो टॉपिक को हम धीरे से आगे बढ़ाते हैं और अगला हेडिंग आप डाल देंगे स्नेल का नियम। ये टॉपिक है स्नेल का नियम।
तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा नियत होता है या नियतांक है। इस नियतांक को एक नाम दिया गया, अपवर्तनांक का नाम दिया गया इसे। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू हमेशा नियतांक होता है, इस नियतांक को अपवर्तनांक का नाम दिया गया। अपवर्तन का नियत है, अपवर्तन का नियतांक है, इसलिए इसे नियत अपवर्तनांक कहा गया। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, म्यू से, या कुछ जगह पर ईटा जो शब्द है, ईटा जो लेटर है, इस लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों के दोनों ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर्स हैं, और सामान्यतः हम इसे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफाइन करते हैं। मगर देखिए जो हम यहां बात कर रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर, यहां दो कोणों की बात हुई। पहला जो कोण है आपतन कोण और ये दूसरा जो है अपवर्तन कोण। तो इस चित्र को आप देखिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन की स्थिति में हमेशा अलग अलग माध्यम में मौजूद होंगे। यदि आपतन कोण विरल माध्यम में है तो अपवर्तन कोण सघन माध्यम में होगा। इसका अपोजिट कर लेते हैं, यदि आपतन कोण सघन माध्यम में है तो अपवर्तन कोण जो है वो विरल माध्यम में होगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ ना कि आई और आर हमेशा दो अलग अलग माध्यम में होंगे। ये पहले माध्यम की बात करता है, ये दूसरे माध्यम की बात करता है। तो ये जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक भी दोनों माध्यम के बीच में तुलना पैदा करता है, और वैसे भी एक तुलनात्मक राशि है, एक प्रकार का एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है। तो अपवर्तनांक को यदि अपने को सामान्य रूप में समझना है कि क्या होता है, तो अपवर्तनांक को हम कैसे समझेंगे, किसी भी माध्यम के लिए प्रकाशीय सघनता, प्रकाशीय सघनता या विरलता का सूचक है। देखिए बात को ध्यान देंगे, किसी भी माध्यम के लिए प्रकाशीय सघनता या विरलता का सूचक ही अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे देखिए ये वायु है और ये कांच है। यदि हमने बोला कि वायु की सघनता को हम 1 लेकर चलते हैं, सपोज वायु की सघनता को हम 1 लेकर चलते हैं, तो कांच की जो सघनता है वो कितनी होती है, 1.5 होती है, 1.5 होती है। इसका तात्पर्य यह है कि कांच वायु की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा सघन है, ये इस बात को बता रहा है। तो यदि मैं सामान्य सी बात कहूंगा कि कांच की सघनता 1.5 है, तो सघनता किसके रेस्पेक्ट में है, किसके तुलना में है, तो सघनता या विरलता जो होता है ये कंपेयरिंग क्वांटिटी होता है। अर्थात हमेशा हम जिस राशि को चाहते हैं उसका किसी दूसरे राशि के रेस्पेक्ट में ही इस क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जाता है। हल्कापन हो, भारीपन हो, इस प्रकार का चीज किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके ही निकाला जाता है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हम जो नियतांक जो बोला हम लोगों ने, ये नियतांक जो म्यू है, म्यू नियतांक है, तो हमेशा हम इसको कंपेयर करते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे देखिए यहाँ ये माध्यम पहला है और इसको मैंने ले लिया माध्यम दूसरा, और यहाँ से पुनः ये किस में आ गया, माध्यम पहले में आ गया। तो जैसे म्यू यदि 1 2 लिख रहा हूं तो इसका तात्पर्य होता है दूसरे माध्यम की सघनता पहले माध्यम की तुलना में, और इसका मीनिंग ये होता है प्रकाश की गति पहले माध्यम में बटे प्रकाश की गति दूसरे माध्यम में। ये अपवर्तनांक एक सामान्य सा सूत्र है, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अर्थात इस सूत्र के अलावा अपवर्तनांक का ये एक सूत्र होता है। तो यदि हमने इसको म्यू 1 to 2 लिखा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। ये किसके बराबर है, प्रकाश की गति पहले माध्यम में बटे प्रकाश की गति दूसरे माध्यम में। तो यहीं से हमें ये बात समझ में आ गया कि ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार की तुलनात्मक राशि होती है, तुलनात्मक राशि है ये। अब देखें ये जो तुलनात्मक राशि अर्थात अपवर्तनांक हमेशा हम एक माध्यम का दूसरे माध्यम के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करते हैं। तो प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तब तो ये मिलेगा हमें 1 म्यू 2 लिखेंगे, तो ये इसका वैल्यू हुआ v1/v2, अर्थात दूसरे माध्यम की सघनता पहले की तुलना में किसके बराबर होगा, प्रकाश की गति पहले माध्यम में डिवाइडेड बाई प्रकाश की गति दूसरे माध्यम में। अब इसका मान जो भी होगा, इसका मान 1 से कम भी हो सकता है, इसका मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, पॉसिबल है।
इस शब्द का सिंपल से मीनिंग है दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला माध्यम से तो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो अपवर्तनांक का मान आएगा ये दूसरे माध्यम का आएगा और ये पहले की तुलना में ही रहेगा, और इन दोनों माध्यम के बीच के लिए इस अपवर्तनांक का मान पूरी दुनिया में नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। अब यदि इसे हम थोड़ा सा बदल दें, यदि इसी को मैंने ऐसे लिख दिया μ2 प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, देखें दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम से किस में गया, पहले माध्यम में। अब क्या होगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे की तुलना में, तो ये कितने के बराबर हो जाता है हम लोगों का, v2/v1 के बराबर, अर्थात दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति बटे पहले माध्यम में प्रकाश की गति, ये हो। अब ये पहला समीकरण हुआ और ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को यदि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक छोटा सा कंक्लूजन मिलेगा, और वो कंक्लूजन क्या है, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू, जो वैल्यू मिलेगा v1/v2 इंटू v2/v1। देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर मिल गया 1μ2 इंटू 2μ1, इसका आंसर हो गया 1। या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे माध्यम की सघनता पहले की तुलना में किसके बराबर होता है, 1 बटे पहले माध्यम की सघनता दूसरे की तुलना में। तो ये इस प्रकार से ये एक छोटा सा सूत्र भी हम यहाँ पर व्युत्पन्न कर लिए। तो ये तो अपवर्तनांक के बारे में बहुत छोटी सी बात थी। स्नेल का नियम अपवर्तनांक के लिए लागू होता है, जिसका मान होता है sin A/sin r। चूंकि I और R दोनों अलग अलग माध्यम में बनते हैं, यदि I विरल माध्यम में बन रहा है तो R सघन माध्यम में बनेगा, अर्थात एक माध्यम को दूसरे माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहीं से हमको समझ में आ जाता है कि जो ये राशि है जिसे हमने अपवर्तनांक बोला, जो कि प्रकाशीय सघनता या विरलता के बारे में हमें बात कर रहा है, हमें बताता है, ये अपने आप में एक तुलनात्मक राशि है, अर्थात हमेशा हम एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अपवर्तनांक के बारे में बात हुई। अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपवर्तनांक को आगे बढ़ाएंगे कि अपवर्तनांक का और जनरल मीनिंग क्या है, इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे, एवं अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ जो हम पार्श्व विस्थापन की बात की है ये क्या होता है, इसे प्रभावित करने वाले कारक, और इन टॉपिक्स के ऊपर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।